हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद एक्सपेरिमेंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे आपके बीएससी क्लास के अकॉर्डिंग पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पोरीफेरा संघ के जंतु प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं से पूरी तरीके से भिन्न होते हैं। आज हम पोरीफेरा संघ के जंतुओं के प्रमुख लक्षण, उनके वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। इसमें क्या कहा गया है कि जो पोरीफेरा संघ के जंतु है वो प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं से बिल्कुल अलग होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। परिचय एवं परिभाषा, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। क्या है इसमें? यह निम्न कोटि के बहुकोशिकीय जंतु या मेटाजोआ होते हैं। इनमें शरीर संगठन केवल कोशिकीय स्तर का अर्थात उत्तक रहित होता है। क्या कहा है? जो पोरीफेरा संघ के जंतु है वह बहुकोशिकीय जंतु या मेटाजोआ होते हैं और इनमें शरीर का जो संगठन है, शरीर बना होता है, वो केवल कोशिकाओं से बना होता है। इनमें उत्तक नहीं पाए जाते। अगर उत्तक नहीं होंगे तो इनमें अलग अलग अंग भी नहीं पाए जाते, क्योंकि कोशिका से मिलकर उत्तक बनते हैं और उत्तक से मिलकर अंग बनते हैं। आगे देखते हैं। इस संघ के सदस्यों को स्पंज कहते हैं। पानी सोखने के लिए स्पंज अतीत काल से प्रसिद्ध है। इस संघ के सदस्यों को क्या कहा जाता है? स्पंज। और स्पंज क्या काम आते हैं? पानी सोखने के लिए काम आते हैं और प्राचीन समय से हम इनका यूज कर रहे हैं। ये हमारे घरों में भी मिलता है। आपने अपने डेली लाइफ में बर्तन धोने वाले स्पंज को देखा होगा, जो पानी को आसानी से सोख लेता है। आजकल रबर, नाइलॉन आदि के नकली स्पंज बनते हैं। प्राकृतिक स्पंज पोरीफेरा के कुछ सदस्यों का कंकाल होता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में नकली रबर के, नाइलॉन के आदि के भी स्पंज बनने लगे हैं। और जो प्राकृतिक स्पंज होता है वो पोरीफेरा का कुछ सदस्यों का कंकाल होता है, मतलब इनका कंकाल तंत्र होता है जो स्पंज होता है। पोरीफेरा शब्द का अर्थ है छिद्रधारक। पोरीफेरा जो वर्ड है उसका क्या मतलब है? छिद्रधारक। छिद्र क्या होते हैं? पोर होते हैं, सूक्ष्म छोटे छोटे उसमें छिद्र होते हैं। इनके शरीर पर ओस्टिया नामक अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिनसे बाहरी जल निरंतर शरीर में घुसता रहता है। स्पंजों में लगभग 10,000 जातियां ज्ञात है। क्या है कि इनके शरीर में बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं और जो स्पंज हैं उनकी लगभग 10,000 जातियां मिलती हैं। आपने जब बर्तन धोने वाला एक ब्राउन या फिर लाइट येलो कलर का जो स्पंज आता है उसको देखा होगा, उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे छिद्र बहुत ज़्यादा संख्या में मिलते हैं, जो कि क्या है? पोरीफेरा संघ के जंतुओं का कंकाल है। नेक्स्ट देखते हैं। संक्षिप्त इतिहास। इसके इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अरस्तु को स्पंजों का ज्ञान था। जो अरस्तु साइंटिस्ट हैं उनको स्पंजों के बारे में नॉलेज थी। 17वीं सदी में वैज्ञानिक इन्हें पादप समझते थे। जो पीछे की सदी है 17वीं, वहाँ के साइंटिस्ट इन्हें पादप जगत में रखते थे। ये ऐसे सोचते थे कि यह एक पौधा है। 1765 में एलिस ने देखा कि यह निरंतर बाहरी जल को शरीर में खींचकर बाहर निकालते रहते हैं, तभी इन्हें जंतु माना गया। इन्हें जंतु कब माना गया? 1765 में। और किसने बताया? एलिस साइंटिस्ट ने बताया कि अपने जल को लगातार अंदर की तरफ शरीर में खींचकर बाहर की ओर निकालते हैं। इनकी पौधों जैसी आकृति के कारण लेमार्क ने सिलेंट्रेटा के साथ इनके लिए जोफाइटा नामक समूह स्थापित किया। ये दिखने में पौधों के जैसे दिखाई देते हैं, तो जो लेमार्क है इन्होंने इनको सिलेंट्रेटा के साथ रखा तथा जोफाइटा नामक समूह स्थापित किया। नेक्स्ट देखते हैं। रॉबर्ट ग्रांट ने इनके लिए पोरीफेरा नाम की स्थापना की। जो रॉबर्ट ग्रांट साइंटिस्ट हैं उन्होंने इनके लिए क्या की? पोरीफेरा रखा या पोरीफेरा नाम की स्थापना की। इनका नाम पोरीफेरा किसने रखा? रॉबर्ट ग्रांट ने। बाद में वैज्ञानिकों ने ब्रोनिकी के आधार पर इन्हें अन्य मेटाजोआ से पृथक मानकर इनके लिए पेरोजोआ जगत की स्थापना की। बाद में क्या है कि कुछ साइंटिस्टों ने इनकी एम्ब्रियोलॉजी या फिर ब्रोनिकी के आधार पर इन्हें मेटाजोआ से अलग कर दिया और इन्हें पेराजोआ का अलग जगत बना दिया। उनकी स्थापना में उन अलग जगत की स्थापना कर दी और उसमें इसको रख दिया। नेक्स्ट देखते हैं।
लक्षण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं पेरिफेरा के क्या क्या है। पोरिफेरा संघ के जंतुओं के प्रमुख लक्षण इस प्रकार है। कौन कौन से है देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं, पोरिफेरा संघ के जीव जलीय जीव होते हैं, जिनमें से अधिकांश समुद्री पत्थरों, शिलाओं, अन्य जंतुओं की खोलों, लकड़ी के टुकड़ों आदि पर चिपकी हुई निर्जीव सी अपवृत्तियों के रूप में दिखाई देते हैं। क्या कहा गया है कि जो पोरिफेरा संघ के जीव होते हैं वो क्या होते हैं, जलीय होते हैं, जो जल में रहते हैं। और जल में कहाँ रहते हैं, ये जो समुद्री पत्थरों पर, शिलाओं पर, जैसे कोई पत्थर हो गया, चट्टान हो गई, या फिर दूसरे जंतुओं की खोल पर या लकड़ी के टुकड़ों के साथ चिपके रहते हैं। और ये अपनी एक निर्जीव की भांति ग्रोथ दिखाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनका शरीर 1 से 200 सेंटीमीटर तक लंबा, नालवत, वृत्ताकार, गोलाकार, कीपनुमा, प्याले तथा तसरीनुमा या अनियत आकार का होता है। यह कई बार पौधों के समान शाखान्वित, असममित तथा सफ़ेद या रंगीन हो सकते हैं। इनका शरीर कैसा होता है, 1 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और अलग अलग आकृति का होगा। जैसे ये नालवत भी हो सकता है, वृत्ताकार, गोलाकार, कीपनुमा, प्याले तथा तर्जनी-नुमा। और क्या है कि कई बार ये पौधों के समान शाखान्वित या असममित और सफ़ेद या रंगीन हो सकते हैं। जैसे पौधों की अलग अलग टहनियाँ निकलती हैं, वैसे भी इनकी अलग अलग शाखाएं निकलती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनके शरीर का संगठन कोशिकीय स्तर का होता है, अर्थात इनमें ऊतकों का अभाव होता है। इनके शरीर की कोशिकाओं में श्रम विभाजन होता है, लेकिन समान कोशिकाएं ऊतक नहीं बनाती। क्या कहा गया है कि इनका पूरा शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिकाओं से, लेकिन ये सभी कोशिकाएं मिलकर ऊतक नहीं बनाती। अगर ऊतक नहीं बनाएगी तो अंग भी नहीं बनेंगे। तो ये सिर्फ कोशिका लेवल या कोशिका स्तर का इनका शरीर होता है। और जो इनमें कोशिकाओं में कौन सा विभाजन पाया जाता है, श्रम विभाजन होता है, लेकिन समान कोशिकाएं ऊतक का निर्माण नहीं करती। कोशिकाओं के भेद भी अस्थायी होते हैं। इनमें तंत्रिका तंत्र अनुपस्थित होता है, जिसके कारण इनके कार्यों में पारस्परिक सहकारिता एवं समन्वय का अभाव रहता है। इस प्रकार इनका शरीर कोशिकाओं का एक समूह मात्र होता है। क्या कहा गया है कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, इनमें ना तो ऊतक होते हैं, ना अंग होते हैं, और तंत्रिका तंत्र भी नहीं होती। अगर तंत्रिका तंत्र नहीं होगी तो आपस में कोशिकाओं का समन्वय नहीं होगा, मतलब हर एक कोशिका अपनी अलग अलग क्रिया करती है इनमें। इस प्रकार इनका शरीर कोशिकाओं का एक समूह मात्र होता है। हम कह सकते हैं कि यह एक सिर्फ कोशिकाओं का ही समूह है, इनमें ज़्यादा हलचल नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं, इनके शरीर की सकल संरचना से एक नाल प्रणाली बनती है। जो इनके शरीर की संरचना, उनसे क्या बनता है, कि नाल सिस्टम या नाल प्रणाली बनती है। इनके देह भित्ति में असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ये हमें पता है। इनकी जो शरीर है उनमें अनेक छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, ओस्टिया। इनके छिद्रों को क्या बोला जाता है, जो छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ओस्टिया, जिनके द्वारा बाहरी जल निरंतर नाल प्रणाली में बहता हुआ शरीर की मुख्य देह गुहा या स्पंज गुहा में पहुंचता है। मतलब ये जो छोटे छोटे छिद्र ओस्टिया कहलाते हैं, इनके द्वारा जो जल होता है वह शरीर के अंदर जाता है तथा शरीर के समतंत्र छोर पर स्थित एक बड़े अपवाही छदर अर्थात ओस्कुलम द्वारा बाहर निकलता रहता है। अब क्या कहा गया है, जो पानी शरीर के अंदर जाता है उन छिद्रों को तो बोलते हैं ओस्टिया। और फिर एक ना लास्ट में एक समतंत्र छोर पर एक बड़ा सा छिद्र होता है, जिससे पानी बाहर निकलता है। जो अंदर गया हुआ पानी है वो बाहर निकलता है। उस छिद्र को हम क्या कहते हैं, ओस्कुलम। ये दो नाम याद रखने हैं। जिस छोटे छोटे अनेक छिद्रों को तो ओस्टिया कहा जाता है और एक बड़े से छिद्र को ओस्कुलम कहा जाता है। ओस्टिया से शरीर के अंदर पानी जाता है और ओस्कुलम से शरीर का पानी बाहर निकलता है। जब जल अंदर आता है तो भीतरी कोशिकाएं जल धारा से भोजन व ऑक्सीजन ग्रहण करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य उत्सर्जित पदार्थों को इनमें छोड़ती है। इस प्रकार स्पंजों में पाचन गुहा का स्पष्ट मुख नहीं होता। क्या कहा गया है, जब ओस्टिया के द्वारा इनके अंदर जल शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो ये जो जल के साथ की ऑक्सीजन है उसका यूज कर लेते हैं और अपने शरीर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस जल के साथ मिला देते हैं, ताकि जब वो ओस्कुलम से वो जल बाहर निकले तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उस जल के साथ बाहर निकल जाए।
आगे देखते हैं। इनका शरीर द्विस्तरीय होता है, जिसमें बाहर चपटी पिनेकोसाइट कोशिकाओं का बना एक्टोडर्मल त्वचीय स्तर क्या कहा है, इनका शरीर होता है वो 2 स्तर का होता है, डिप्लोब्लास्टिक या द्विस्तरीय, जिसमें 2 लेयर पाई जाती है। द्वि मतलब 2 लेयर पाई जाती है। बाहर की लेयर होती है उसे क्या कहा जाता है, वो चपटी होती है और पिनेकोसाइट कोशिकाओं का बनी होती है। किससे बनी होती है, पिनेकोसाइट कोशिकाओं से। जो एक्टोडर्मल त्वचीय स्तर, एक्टोडर्मल जो बाहर की तरफ होती है, एक्टो मतलब बाहर की तरफ, त्वचीय स्तर पर स्थित होती है। बाहर की जो कौन सी कोशिकाओं से बनी होती है, पिनेकोसाइट कोशिकाओं से। तथा भीतर विशेष प्रकार की कीप कोशिकाएं, जिन्हें हम कोइनोसाइट या कोलेट सेल भी कहते हैं, का बना इंडोडर्मल जठरीय स्तर होता है। और जो अंदर की तरफ से कोशिकाएं कौन किससे बनी होती है, कोलेट सेल या कोइनोसाइट से। बाहर पिनेकोसाइट, अंदर वाली कोइनोसाइट। याद रखनी है हमें, 2 स्तर का होता है। बाहर के पिनेकोसाइट कोशिकाओं से बना होता है और अंदर की कोइनोसाइट या कीप कोशिकाओं से बना होता है। इन दोनों स्तरों के बीच जेली सदृश मध्य स्तर होता है। मतलब बाहर और अंदर की जो लेयर होती है उनके बीच में एक अलग लेयर पाई जाती है, जिसके अंदर क्या भरा होता है, जेली भरा होता है, जिसे हम मध्य स्तर या मेसेनकाइम या मेसोहाइल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, मध्य स्तर, मेसेनकाइम या मेसोहाइल कहते हैं, होता है। इन दोनों स्तरों की कुछ भ्रमणशील कोशिकाएं अर्थात अमीबोसाइट होती है। बहु कोशिकाएं जंतुओं में से केवल स्पंजों में ही कीप कोशिकाएं होती है। क्या कहा गया है कि जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं उनमें से केवल स्पंज है, उन्हीं में ये कोइनोसाइट या कीप कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। शरीर की नाल प्रणाली एवं पूर्ण शरीर को सादे रखने के लिए इनके शरीर के मध्य स्तर में कंटिकाओं या कोलेजन जैसे स्पंजिन नामक गंधक युक्त प्रोटीन के धागे या दोनों का कंकाल होता है। क्या है, 6 पॉइंट में क्या कहा गया है, इनके शरीर, पूरे शरीर को भी बनाए रखने के लिए इनके अंदर क्या होती है, जो मध्य स्तर होता है, मेसेनकाइम बोलते हैं, उसमें अंदर क्या होता है, स्पाइक्यूल, जिसे कंटिकाएं कहते हैं। वो किसकी बनी होती है, कोलेजन या फिर गंधक युक्त, सल्फर बोलते हैं, सल्फर प्रोटीन से बनी होती है, जो इन दोनों का कंकाल बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं 7th। इनका पाचन पूरा अंतः कोशिकाओं, इंट्रासेल्युलर और खाद्य धमनियों में होता है। इनका पाचन कहाँ होता है, अंदर की कोशिकाओं, जिन्हें हम इंट्रासेल्युलर कहते हैं, या फिर खाद्य धमनियों में होता है। खाद्य धमनियाँ कौन सी होती हैं, जो वैक्यूल के रूप में पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं 8 पॉइंट है। इनमें जनन अलैंगिक व लैंगिक दोनों ही प्रकार का होता है। जनन कैसा होता है, इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही प्रकार का मिलता है। इनके जीवन वृत्त में एक समतलता रोमभायुक्त शिशु पारवस्था एम्फीब्लेस्टुला अथवा पेरेनकाइमुला होती है। क्या है कि इनके जीवन वृत्त में एक स्वतंत्रता रोमभायुक्त सिलिएटेड शिशु लार्वा होता है। पारवस्था, इसके लार्वा की पारवस्था को क्या कहेंगे, एम्फीब्लेस्टुला या पेरेनकाइमुला कहते हैं। अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोरिफेरा के। मुख्यतः कंकाल के आधार पर स्पंजों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है इसको, 3 वर्गों में। कौन कौन से है, फर्स्ट वर्ग अपना वर्ग कैलकेरिया या कैल्सी स्पंज। नाम से पता चल रहा है कैलकेरिया एक कैल्शियम स्पंज होगा, तो किससे बना होगा, कैल्शियम से, कैल्शियम कार्बोनेट से। इसके बारे में देखते हैं। कैलकेरिया एक कैल्शियम स्पंज। इस वर्ग के जंतुओं का प्रमुख लक्षण इस प्रकार है। इस वर्ग के समुद्री स्पंजों में कंकाल कणिकाएं बड़ी तथा कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जो कैलकेरिया कैल्शियम स्पंज होता है वो किससे बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से। इनकी नाल प्रणाली अपेक्षाकृत सरल एस्कोन, साइकोन या ल्यूकोन श्रेणी की होती है। इनका जो कैनाल सिस्टम है या नाल प्रणाली है वो कैसी होती है, सरल, एस्कोन, साइकोन या ल्यूकोन श्रेणी की होती है। तीनों टाइप्स की मिलेगी। इनके शरीर अपेक्षाकृत छोटा, सफ़ेद या भूरा सा 15 सेंटीमीटर तक लंबा व कंटिकीय होता है। कंटिकीय कौन से होते हैं, जिनमें स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका शरीर छोटा होगा, सफ़ेद या भूरा कोई भी रंग का हो सकता है, 15 सेंटीमीटर तक लंबा होगा, जिनमें स्पाइक्यूल्स या कंटिकीय प्रेजेंट होते हैं। इनमें कीप कोशिकाएं अपेक्षाकृत बड़ी होती है। उदाहरण ल्यूकोसेलिनिया। क्या कहा है इसमें,
इनमें कीप कोशिकाएं, जिन्हें हम कोइनोसाइट कहते हैं, जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। कहाँ पर होती है? भीतरी स्तर पर, अंदर की तरफ। बाहरी स्तर पर पिनेकोसाइट कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, अंदर की तरफ कीप कोशिकाएं या कोइनोसाइट प्रेजेंट होती है, जो बड़ी होती है। इनमें हम उदाहरण किस किस का लेंगे? ल्यूकोसोलेनिया का, स्काइफा का और साइकोन का। कैलकेरिया में हम किसका उदाहरण लेते हैं? ल्यूकोसोलेनिया, स्काइफा और साइकोन का। नेक्स्ट देखते हैं वर्ग हेक्सेक्टिनिलिडा या हाइलोस्पंजी। इसमें क्या है? इस वर्ग के जंतुओं के प्रमुख लक्षण देखते हैं हम। इस वर्ग के जीव समुद्री होते हैं। कौन से होते हैं? जो खारे पानी में रहते हैं, समुद्री होते हैं। इनका कंकाल रंगहीन, पारदर्शक एवं चमकदार तथा सिलिका की छोटी कंटिकाओं का बना होता है। कैसा होता है इनका शरीर? रंगहीन, पारदर्शक और जिसमें थोड़ी बहुत चमक होती है और सिलिका का बना होता है। इनकी कंटिकाएं आदर्श रूप से 6 भुजाओं में होती है, क्योंकि इसका नाम है हेक्सेक्टिनिलिडा। तो हेक्सा में क्या होता है? 6। तो इसके कितनी भुजाएं होंगी? 6 भुजाएं होती हैं। इनकी नाल प्रणाली जटिल साइकोन या ल्यूकोन श्रेणी की होती है। कीप कोशिकाएं छोटी अंगुलिनिम्बा कक्षों में विभाजित होती हैं। इनमें कौन सी होती है? कैनाल सिस्टम या नाल प्रणाली जटिल होती है और साइकोन और ल्यूकोन टाइप की होती है। और इसमें जो कोइनोसाइट है ये छोटी होती है। पहले वाले में हमने कैलकेरिया वर्ग में कैसी देखी थी? कीप कोशिकाएं बड़ी होती है, इसमें छोटी होती है, उंगली नुमा कक्षों में विभाजित रहती है। नेक्स्ट देखते हैं। इनका शरीर लगभग 30 सेंटीमीटर तक लंबा तथा रंगीन होता है। शरीर सतह पर पृथक पिनेकोसाइट के स्थान पर सिंसाइसल स्तर, उदाहरण यूकलिप्टेला हाइलोनिमा। क्या है? इनका शरीर होता है वो 30 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और इनके शरीर की सतह पर अलग से पिनेकोसाइट्स कौन सी होती है? जो बाहरी स्तर की कोशिकाओं में पाई जाती है के स्थान पर सिंसाइटियल स्तर होता है। कौन सा स्तर होता है इसमें? सिंसाइटियल। इसमें हम किसका उदाहरण लेंगे? यूकलिप्टेला और हाइलोनिमा का। कौन कौन से हैं? यूकलिप्टेला और हाइलोनिमा हेक्सेक्टिनिलिडा स्पंज है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ग डेस्मोस्पोंज। इस वर्ग के जंतुओं के प्रमुख लक्षण देखते हैं हम। इस वर्ग के अधिकांश जीव समुद्री, कुछ अम्लीय तथा प्राय बड़ी व असममित स्पंज होते हैं। मतलब इसमें कुछ जीव क्या होते हैं? लवणीय और अम्लीय दोनों ही पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ कंकाल नहीं होता तथा कुछ में सिलिका की कंटिकाएं होती है। इनमें सारा चीज मिक्स चलता है। कई स्पंज में कंकाल नहीं भी प्रेजेंट होता, तो कईयों में प्रेजेंट होता है जो सिलिका की कंटिकाओं से बना होता है। जबकि कुछ में गंधक युक्त प्रोटीन स्पंजिन के धागों का कंकाल भी होता है। तो दूसरी ओर इनमें कुछ एक प्रजातियों में गंधक युक्त प्रोटीन से बने स्पंजिन के धागों का कंकाल भी होता है तथा कुछ सिलिका की कंटिकाएं एवं स्पंजिन धागे दोनों का बना कंकाल होता है। कुल मिला के बात यह है, इस वर्ग में सारे स्पंज का मिक्सचर होता है। इनमें कंटिकाएं गोल 6 भुजीय कभी नहीं होती। इनमें कंटिकाएं ना तो गोल होगी ना ही 6 भुजा वाली होगी। नाल प्रणाली केवल ल्यूकोन श्रेणी की होती है। नाल प्रणाली इसमें कैसी होती है? ल्यूकोन श्रेणी की। नाल प्रणाली स्पंज में वर्ग वाइज घटती जाती है। कीप कोशिकाएं छोटी व छोटे छोटे कक्षों में विभाजित रहती है। उदाहरण इसमें किसका उदाहरण लेंगे? समुद्री यूस्पोंजिया, एलवन जलीय स्पोंजिला। इसमें कौन कौन से आते हैं? समुद्री यूस्पोंजिया और एलवनीय स्पंजिला। उपयुक्त लक्षणों से पता चलता है कि पोरिफेरा संघ के जंतुओं में क्या क्या भिन्नता तथा क्या क्या समानताएं पाई जाती हैं। मतलब हमने ऊपर जितने भी लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, उनसे हमें पोरिफेरा वर्ग के बारे में जानकारी मिली है कि इनमें क्या क्या भिन्नताएं और क्या क्या समानताएं पाई जाती है। फ्रेंड्स, आज हमने पोरिफेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पोरिफेरा का कैनाल सिस्टम करेंगे। आपने यहाँ तक लेक्चर को देखा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। उस चैनल पर मैंने ये PDF डाल दी है, उसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।